गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ जो है इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज का हमारा टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिज़नेस सर्विसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिज़नेस सर्विसेज की जो है मीनिंग को करेंगे। मीनिंग क्या है बिज़नेस सर्विसेज का? सर्विस सेक्टर इंक्लूड कमर्शियल फर्म्स एंगेज्ड इन बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। सर्विस सेक्टर में जो है कमर्शियल फर्म्स आ जाती हैं जिसमें बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है एंड वेयर हाउसेज है। Service sector consists the basic infrastructure which is must be smooth flow of business activities। इसमें जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाता है और जिसमें जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ का स्मूथ फ्लो जो है वो दिखाया गया है। और वैरायटी है सर्विसेज की अवेलेबल टू मीट चेंजेस, जिसमें जो है अलग अलग तरह की जो वैरायटी की सर्विसेज जो है वो अवेलेबल होती हैं जो कि इकॉनमी को चेंज करती हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट्स को भी देखती हैं। रोल ऑफ द सर्विस सेक्टर इन द इंडियन इकॉनमी की बात करें तो उसमें सर्विस सेक्टर का ये रोल है कि ये जो है फास्ट ग्रोथ करती हैं, ग्रोइंग करती हैं, जल्दी जल्दी ग्रोइंग करती हैं, एक एग्रीकल्चर सेक्टर की, दूसरी इंडस्ट्रीज की। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स फीचर नेचर ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का करेक्टर क्या है, फीचर क्या है एंड नेचर क्या है? फर्स्ट इज इंटेंजिबल। जो सर्विसेज हैं वो जो है इंटेंजिबल होती हैं, जिन्हें हम ना ही देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। एंड वी कैन ओनली फील द सर्विसेज। हम इन्हें सिर्फ एक फील कर सकते हैं और एक टाइम के लिए एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वी कैनॉट फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस। ना ही हम इसमें जैसे प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी फाइंड आउट करते हैं उसी तरह से सर्विसेज में कोई भी क्वालिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं बिफोर टेकिंग इट, इसे लिए बिना। वन कैन फाइंड आउट द क्वालिटी। अगर हम इसकी क्वालिटी को फाइंड करना चाहते हैं इसे एक्सपीरियंस करना हमारे लिए ज़रूरी है। सप्लायर मस्ट ट्राई टू ऑफर। जो सप्लायर हैं वो गुड क्वालिटी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए ट्राई करते हैं कस्टमर्स को, तो जिसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कस्टमर करते हैं आफ्टर एक्सपीरियंस, जब उन्हें इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है तब। सेकेंड है लैक ऑफ होमोजेनेटिक या फिर इनकन्सिस्टेंसी। इसमें क्या है, जो सर्विसेज हैं वो परफॉर्म की जाती हैं हर टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड, जैसे कि कस्टमर की जैसी डिमांड हो, जैसी उसकी एक्सपेक्टेशंस हो अपने जो सेलर है उससे, तो वो उस तरह की ही सर्विसेज को डिमांड करता है। कुछ सेम सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं डिफरेंटली बाय द डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, बट कई सर्विसेज ऐसी हो जाती हैं जो कि सेम टाइप की होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बैंकिंग सर्विसेज हैं, इसमें नेशनलाइज्ड बैंक्स भी आ जाती हैं और साथ में दूसरी भी प्राइवेट बैंक्स भी आ जाती हैं। तो जिसमें क्या है, सर्विसेज तो पूरी वो बैंकिंग की सेम प्रोवाइड करते हैं लेकिन उनकी फैसिलिटी का जो वे है वो डिफरेंट हो जाता है सर्विसेज का। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में लॉस भी मेन ले सकते हैं हम। इन्वेंट्री क्या होता है, मेन तो स्टॉक होता है। तो इसमें इन्वेंट्री का सर्विसेज से क्या रिलेट है? इसका मेन रियल सर्विसेज का फीचर यही है, जो सर्विस हम कंज्यूम करते हैं, यूज़ कर रहे हैं एट द सेम टाइम पे ले रहे हैं व्हेन दे आर प्रोवाइडेड, जब हमें ये प्रोड्यूस की जा रही हैं या फिर प्रोवाइड की जा रही हैं। देयर इज़ नो नीड टू इन्वेंट। तो इसलिए इसमें जो है सर्विसेज वाले जो फॉर्म है उसमें हमें इन्वेंट्री की स्टॉक को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है। इफ़ द सर्विस इज़ नॉट कंज्यूम, अगर सर्विस को कंज्यूम नहीं किया गया इमीडिएटली, देन इट इज़ फॉल टू टोटल लॉस, तो इससे हमारे टोटल लॉस हो जाएगा। इसकी एग्जांपल है वैकेंट सीट इन अ सिनेमा हॉल। जैसे कि सिनेमा हॉल है, उसमें कोई सीट खाली पड़ी है तो वो जो है खाली सीट का कोई लॉस ही है, क्योंकि उसमें अगर कोई बैठेगा तो टिकट के पैसे आएंगे। अगर वो यूज़ ही नहीं हो रहा, वो ऑलरेडी वैकेंट है, खाली है, तो उससे हमारा ही लॉस होएगा।
नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और इंस्पेरेटेबिलिटी, मतलब वो ना ही वो सेपरेट है और ना ही जो है नॉन ट्रांसफरेबल है। सो नॉन ट्रांसफर मीन्स जो के ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती दूसरे पर्सन को। सो सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड, जो सर्विसेज हैं वो सेपरेट नहीं की जा सकती फ्रॉम द प्रोवाइडर की तरफ से। ये जो है प्रोड्यूस की जाती हैं, कंज्यूम की जाती हैं एट सेम प्लेस पे ही हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं और साथ में जो है इसे कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे वी कैन नॉट सेपरेट मेडिकल सर्विस, हम मेडिकल सर्विस जो है वो डॉक्टर से ही ले सकते हैं। अब हम इंजीनियर के पास तो मेडिकल के लिए नहीं जाएंगे, ना ही हम किसी प्रोफेशनल पर्सन के पास जाएंगे, जैसे अकाउंटेंट हुआ उसके पास भी हम डॉक्टर का जो है नहीं लेने जाएंगे। सो जो स्पेशल चीज़ है वो स्पेशल टाइप की सर्विस जो है वो स्पेशल पर्सन ही देगा। जैसे अगर हमें किसी टेक्निकल चीज़ की ज़रूरत है, टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम जो है इंजीनियर के पास जाएंगे। अगर हमें कोई डॉक्टर की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, देन हम डॉक्टर के पास जाएंगे। जैसे अगर हमने लॉ के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ करनी हो तो वो लॉयर के पास जाएंगे। लास्ट है कस्टमर्स पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। इसे हम सर्विसेज को एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे पहले जो है हम कस्टमर को पार्टिसिपेशन कस्टमर की ज़रूरी हो जाती है, एसेंशियल है। जैसे कि एक टेलीफोन कंपनी है, वो टेलीफोन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है हमें, बट उस सर्विस का जो यूज़ करना है वो तो सर्विस का यूज़ कस्टमर ने करना है, हैज़ टू मेक और रिसीव द कॉल। चाहे अगर वो रिसीव कर रहा है कॉल या फिर वो कॉल को कर रहा है, मतलब मैसेज दूसरे को सेंड कर रहा है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज। अब वह गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल में क्या है, जो सर्विसेज हैं वो इनटेंजिबल है, सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जो गुड्स हैं वो टेंजिबल है। टेंजिबल मीन्स गुड्स को हम, प्रोडक्ट्स को हम टच भी कर सकते हैं और साथ में देख भी सकते हैं। सेकेंड इज सर्विसेज का पॉइंट है डिफ़िकल्ट टू स्टैंडर्डाइज। अब जो ये चीज़ है, सर्विसेज जो है वो डिफ़िकल्ट है इनका एक स्टैंडर्ड सेट करना, बिकॉज इनकी क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम किस तरह की सर्विस जो है अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में जो गुड्स हैं वो स्टैंडर्डाइज होती हैं, जैसे वो उसके ब्रांड के साथ, उसकी क्वालिटी के साथ जो है वो एक अलग जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करके रखती है अपना मार्केट में। जो कंज्यूमर जो है उससे रिलेटेड जो है उसका ब्रांड को देख के, उसकी जो है क्वालिटी को देख के जो है उसकी चूज़न करता है और चॉइस के साथ ही वो गुड को, प्रोडक्ट को जो है वो बाय कर लेता है। साथ में सर्विसेज में है एक्टिविटी और प्रोसेस। इसका जो नेचर है वो एक प्रोसेसिंग नेचर है सर्विस का। जैसे कि हम मूवी को वॉच कर रहे हैं तो वो कॉन्टीन्यूसली मूवी जो है, अगर सिनेमा हॉल में जाके मूवी देख रहे हैं देन वो कॉन्टीन्यूसली देखेंगे, उसमें कोई भी स्टॉपेज नहीं होएगा। साथ में जो है गुड्स हैं वो एक फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट है। जैसे कि फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट, जैसे हम जा रहे हैं कार्स लेने जाते हैं, टीवी लेने जाते हैं, ऐसे नीचे मैंने उसकी एग्जांपल भी दी है। जैसे सर्विसेज में वॉचिंग मूवी है और गुड्स में जो है कार, टेलीविज़न, जिसकी हम क्वालिटी वाइज जो है उसे देखेंगे। सर्विस जो है वो हेट्रोजीनियस होती है। हेट्रोजीनियस मीन्स जिसका जो नेचर है वो अलग अलग होता है, हर सर्विस का एक अलग नेचर होगा। जैसे कि अगर हम बैंकिंग सर्विसेज की बात करें तो उसमें बैंकिंग में जो है वो अलग अलग टाइप की सर्विसेज होंगी। अगर हम जो है इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस में अलग अलग टाइप की सर्विसेज होंगी। उसी वे में अगर हम जो है टीचर की बात करें तो टीचर भी जो है जो टीच करता है वो अपना एक अलग वे में अपनी अलग सर्विस को प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट को। तो उसी वे में जो है ये जो सर्विसेज होती हैं वो हेट्रोजीनियस होती हैं, जिसमें जो है सेम तरह का, सेम वे में जो है जो सर्विस है वो प्रोवाइड नहीं की जाती कस्टमर को या फिर जो उसे ले रहा है बायर को। सो गुड्स में क्या है, गुड्स जो है वो होमोजीनियस है। जैसे कि अगर वो एक टाइप की चीज़ है, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो अगर हम एक शॉप पे जा रहे हैं उस पर हमें डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स एक जगह से मिल जाते हैं। सो वो जो है सेम टाइप की सर्विस जो है वो हमें प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट है ऑनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफ़र। सर्विसेज में जो है वो ऑनरशिप जो है वो दूसरे पर्सन के पास जो ट्रांसफ़र नहीं की जाती। जो एक पर्सन के पास है वो उसे ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब उसी के पास रहेगी, दूसरे पर्सन को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। गुड्स में हो सकता है, जैसे कि अगर उसने कार ली है, कार उसने आगे किसी और को सेल कर दी है तो वो ऑनरशिप उसका चेंज हो गया। उसी प्रकार जो है सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है। अगर बैंक जो है उसी पर्सन को सर्विस देगा जिसके नाम पे उसने लोन या फिर अकाउंट ओपन होएगा, वो उसके बिहाफ पे किसी और को जो है वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। सो इसीलिए जो ऑनरशिप है वो सर्विसेज में ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है और गुड्स में जो है वो ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट इज वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस। बिजनेस में वेरियस कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? सो फर्स्ट कैटेगरी है बैंकिंग, सेकंड कैटेगरी है इंश्योरेंस एंड थर्ड है पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन टेलीकॉम सर्विसेज। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली सर्विस की बात करेंगे। फर्स्ट सर्विस है बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस का मेन मोटिव क्या है? या तो वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है कस्टमर से, दूसरी चीज़ अपने कस्टमर को जो है, क्लाइंट को जो है वो लोन प्रोवाइड करती है। सो इसी में यही है, जो बैंक है वो एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि अट्रैक्ट करता है मनी के डिपॉजिट के साथ, और साथ में जो है उसका पर्पस यही होता है वो अपने इंडस्ट्रियल या ट्रेड के लिए जो है क्या करें, साथ ही साथ जो है उन्हें प्रोवाइड करें लोन, लेंट करें। जो बैंक जो है वो बोरोज को लेंड करता है फ्रॉम अदर्स, दूसरों से जो है बोरो करता है, मनी लेता है, और बाय जो बैंक है बायर एंड सेलर के साथ जो है मनी में डील करता है। बायर एंड सेलर मीन्स जैसे कि लोन को लेंट करता है, एडवांस करता है, साथ में जो है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। जो बैंक है वो अपने अर्न करता है मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी। जैसे कि अगर वो लोन दे रहा है किसी चीज़ की सिक्योरिटी के साथ, सो वो जो है अपनी सिक्योरिटी में जो है मार्जिन वैल्यू को साथ में पुट करके ही उसे लोन प्रोवाइड करता है। जैसे अगर एक पर्सन ने जो है लोन लेना है 10 लाख का, और वो जो है अपनी उसके हिसाब से वैल्यूएबल चीज़ जो है वहाँ पे रखेगा। जैसे उसने अपनी कोई भी एनी वो वैल्यूएबल चीज़ उस पर, जैसे गोल्ड को उसने रख के जो है 10 लाख का गोल्ड है उसे 10 लाख की चाहिए। सो वो क्या करता है कि अगर वो गोल्ड पे रख के लोन लेता है, अगर गोल्ड की वैल्यू जो है कम से कम 10 लाख है या फिर 15 लाख है, सो वो जो है बैंक जो है वो अपने कस्टमर को 15 लाख की वैल्यू के इक्वल जो अमाउंट नहीं देगा, बल्कि वो उससे थोड़ी कम अमाउंट देगा, जैसे 11 लाख हो जाएगा या 12 लाख हो जाएगा, ताकि वो अपना मार्जिन साथ में सेट करके जो है प्रोवाइड करे लोन अपने कस्टमर को। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्या है, इसमें 5 टाइप के अकाउंट में हम रीड करेंगे। सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट्स। सो फर्स्ट है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या है, ये जो है पर्सन जो है एक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट को ओपन करवाता है, तो जिसमें जो है छोटी छोटी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाई जाती है मनी की। और इसमें जो है जो पर्सन है, जो क्लाइंट है या कंज्यूमर है, वो विड्रॉ भी करवा सकता है। जो भी उसने डिपॉजिट मनी जो है करवाई है उसे विड्रॉ भी करवा सकता है जब भी उसे ज़रूरत हो। और अपने अकाउंट में सेम यही चीज़, एक चीज़ यही है कि वो जो सेविंग अकाउंट होता है वो इस तरह का अकाउंट होता है जिसमें जो कंज्यूमर जो कस्टमर है, क्लाइंट है, वो क्या करता है, वो अपनी मनी को जो है विड्रॉ भी करवा सकता है और डिपॉजिट भी करवा सकता है अपने अकाउंट में व्हेन एवर ही नीडेड, जब उसको ज़रूरत होएगी। उसमें जो है उसे चेक और पासबुक जो है वो इशू की जाती है बैंक की तरफ से उस पर्सन को। नेक्स्ट है करंट डिपॉजिट अकाउंट। जो करंट डिपॉजिट अकाउंट होता है वो बिजनेसमैन की तरफ से ओपन करवाया जाता है, और जो सेविंग अकाउंट है वो कोई भी छोटा पर्सन भी उसे ओपन करवा सकता है, जैसे नॉर्मल पर्सन भी। और जो करंट अकाउंट है वो एक बिजनेसमैन ही ओपन करवाता है। और जो करंट अकाउंट होल्डर होता है वो डिपॉजिट करवा सकता है, विड्रॉ करा सकता है मनी को व्हेन एवर ही डिज़ायर, जब भी उसे ज़रूरत हो अपनी इच्छा के अनुसार। विड्रॉल्स आर ऑलवेज मेड बाय चेक। जो इसमें विड्रॉल्स होती हैं वो चेक के द्वारा की जाती हैं। कई बार जो है बैंक जो है एक ओवरड्राफ्ट या फिर क्रेडिट लिमिट की फैसिलिटी जो है वो बिजनेसमैन को प्रोवाइड कर देता है इस अकाउंट के ऊपर।
नेक्स्ट है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। जो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है उसमें जो डिपॉजिटर होता है वो डिपॉजिट करवाता है फिक्स्ड अमाउंट से, मिनिमम 100 जो है वो रुपीज़ जो है वो एवरी मंथ के डिपॉजिट करवा सकता है इस टाइप की जो है अकाउंट में। सो ये जो होता है जिसे हम आरडी के नाम से जानते हैं। आरडी मीन्स थोड़े थोड़े पैसे जो हैं हम रेकरिंग के तौर के ऊपर जो है अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं। सो इस तरह के जो अकाउंट्स में डिपॉजिट करवाए जाते हैं वो हम इसमें मिनिमम से मिनिमम अमाउंट के साथ भी डिपॉजिट करवा सकते हैं, जहाँ तक कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भी करवा सकते हैं और कम से कम भी करवा सकते हैं। और लास्ट में जो है इसमें फ़िक्स्ड पीरियड होता है, टाइम लिमिट फिक्स्ड होती है, और साथ में जो है जो अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट, अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट के साथ एक साथ दी जाती है रैपिड मेजॉरिटी के टाइम के ऊपर। सो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है रेकरिंग डिपॉजिट का वो हायर होता है, सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है, तो कस्टमर को इसमें बेनिफिट ज़्यादा मिल जाता है। नेक्स्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जो है वो रीपेबल होता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद ये जो है जो एफडी होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, वो हमारा जो है क्या हो जाता है, मिच्योर हो जाता है। जैसे इसकी जो है लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है। मिनिमम जो है वे 1 ईयर के लिए ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे करवा सकते हैं। जो पीरियड में भी जो 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स, यहाँ पे 5 ईयर्स के लिए भी हो सकता है। और साथ में लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट जो है, जितना ज़्यादा पीरियड डिपॉजिट होएगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसे ज़्यादा मिलेगा। एंड लास्ट है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। इस अकाउंट में जो है ऑफर दी जाती है मल्टीपल ऑप्शंस टू डिपॉजिटर, मतलब एक अकाउंट के साथ जो है एक से ज़्यादा पर्सन जो 2 जाने मिलकर भी एक अकाउंट को चला सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी फैसिलिटी होती है सेविंग एंड करंट अकाउंट भी उसमें हो जाता है। सेविंग एंड करंट दोनों के बेनिफिट कॉम्बिनेशन मिल जाता है। और इस तरह का जो अकाउंट होता है वो डिपॉजिटर कैन एंजॉय द लिक्विडिटी सर्विंग, मतलब लिक्विडिटी फॉर्म को ज़्यादा बेनिफिट उठा पाता है। और साथ में इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह ही मिलता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एडवांसेस। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो बैंक है वो एडवांसेस के लोन जैसे कि उसकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो उसमें फर्स्ट है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, जैसे कस्टमर के पास जो है वो उसके अकाउंट में कम है बैलेंस, अमाउंट कम है। सो इसके अरेंजमेंट के अंदर क्या होएगा, जो कस्टमर है वो करंट अकाउंट जो है वो अलाउ करता है उसमें कि वो विड्रॉ करा सकता है अपनी लिमिट से ज़्यादा, जैसे मोर देन देयर बैलेंस, अपने उसके अकाउंट के बैलेंस से जो है वो ज़्यादा जो है वो करवा सकता है इससे जो अकाउंट से जो है वो करवा सकता है, जिसे हम बोल सकते हैं जैसे कि लिमिट में ज़्यादा विड्रॉ करवा सकता है अपने। जैसे उसके अगर अकाउंट में बैलेंस है उसका, सपोज एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ, जैसे उसे 10,000 की ज़रूरत है लेकिन उसके अकाउंट में जो है वो 7,000 है, लेकिन जो बैंक है वो उसे फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है 10,000 की। सो वो 10,000 का एज अ लोन उसे प्रोवाइड कर देता है कस्टमर को, उसे ये बेनिफिट मिल जाता है। और साथ में वो जो बैंक है उससे एक स्पेसिफाइड लिमिट टाइम पीरियड ले लेता है और एग्रीड पीरियड में उसे वापस करना होता है बैंक को। लास्ट है कैश क्रेडिट। इस तरह के जो बोरोवर्स होते हैं वो अलाउ करते हैं विड्रॉल अप टू द सर्टन लिमिट अगेंस्ट सिक्योरिटी, मतलब एक सिक्योरिटी का अगेंस्ट जो है एक सर्टन लिमिट बांध दी जाती है, उस तब तक उससे सिक्योरिटी तक उसकी लिमिट तक जो है वो कैश को विड्रॉ करवा सकते हैं, लिमिट के साथ क्रेडिट करवा सकते हैं बैंक से, लेकिन इसमें सिक्योरिटी होनी ज़रूरी है। लास्ट है शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग। इसमें जो है एक लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है जिसमें लमसम एडवांस जो है रीपेबल होती है एक्सपायरी पे ऊपर। जैसे वो हम उसे एक टाइम लिमिट बांध देते हैं हमने कि जो है लमसम पेमेंट हमें मिल जाती है और हमने जो है थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट में जो है उन्हें रीपेबल करना होता है अपने बैंक को। जैसे इसमें जो है लॉन्ग शॉर्ट टर्म जो है जो कि थोड़े टाइम के लिए हो, 6 मंथ से कम हो। मीडियम जो है जो मतलब जिसका मैक्सिमम टाइम जो है 6 मंथ तक हो जाए, 6 to 7 मंथ। और साथ में जो है लॉन्ग टर्म जो है जो कि 1 साल 1 ईयर तक जो है उसका हो जाए टाइम लिमिट।
सम इम्पॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। पहले है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट में क्या है, वो जो है एक चेक जो है वो बना के देता है एक बैंक, मतलब जो फंड है वो डिपॉजिटेड इनटू द इट्स अकाउंट टू अनदर बैंक, मतलब वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में एक ड्राफ्ट बना के दे देता है, डिपॉजिट करवा देता है। और ऑथोराइजिंग द सेकंड बैंक टू मेक पेमेंट टू इंडिविजुअल हुज नेम इज रिटन ऑन द ड्राफ्ट। तो वो जो है जिसके नाम के ऊपर वो ड्राफ्ट लिखा होता है, जिसका नेम होता है, तो दूसरा बैंक जो है उस पर्सन को वो पेमेंट दे देता है। और इट इज़ अ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये एक फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है मनी थ्रू विच मनी कैन बी रिकमेंडेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे हम एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, वो बैंक ड्राफ्ट के जरिए होती है। नेक्स्ट है बैंकर्स चेक। बैंकर चेक या फिर पे ऑर्डर, ये एक डॉक्यूमेंट होता है विच इंस्ट्रक्ट अ बैंक टू पे द सर्टन सम टू थर्ड पार्टी। इसमें जो है एक बैंक जो है फर्स्ट पर्सन वो पर्सन होएगा जो बैंक के पास जा रहा है, सेकंड पर्सन बैंक होएगा एंड थर्ड पार्टी जिसे हमने उसको भेजना है। इसमें जो क्या है वो पे ऑर्डर करता है, जैसे इंस्ट्रक्ट करता है बैंक कि वो पे करता है थर्ड पार्टी को। और इस तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं वो नॉर्मली एक्नॉलेज किए जाते हैं बैंक की तरफ से, विच प्रोवाइड अ गारंटी, जो कि गारंटी प्रोवाइड करते हैं दैट द पेमेंट विल बी मेड, जिसके साथ पेमेंट की जा सके। और ये जो काइंड की बैंक ड्राफ्ट होती है विच इज़ पेबल, इसे पेबल विद इन द टाउन, ये टाउन के विद इन ही इसे पेबल किया जाता है, मतलब लोकल बैंक ड्राफ्ट का यूज़ किया जाता है। इसमें इस कमीशन चार्ज की जाती है पे ऑर्डर के ऊपर। आगे है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसमें हम आरटीजीएस बोलते हैं। ये एक फ़ंड ट्रांसफ़र सिस्टम होता है जिसमें रियल टाइम जो है ट्रांसफ़र की जाती है मनी और सिक्योरिटी एक बैंक से दूसरे बैंक को। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ये कंट्रोल किया जाता है आरबीआई की तरफ से। जो आरटीजीएस की सिस्टम की सूट फॉर हायर वैल्यू ट्रांजैक्शंस, ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 लाख जो है एक टाइम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो पेमेंट होती है वो फाइनल पेमेंट होती है ये वाली, जिसे हम वापस नहीं आती है। जैसे दूसरा पर्सन जो है फ़ी ऑफ आरटीजीएस जो होती है वो वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, वो वेरी करती है कि वो एक बैंक कितनी चार्ज करता है आरटीजीएस की पेमेंट। और ये एक फिक्स्ड अपर लिमिट ऑफ फीस होती है, एक फिक्स्ड अमाउंट होती है जिसमें वो जो है चेंज नहीं करता है। आगे है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जिसे हम नेफ्ट बोलते हैं। तो इस तरह का जो फंड होता है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है वन अकाउंट्स टू अनदर अकाउंट। सो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हेल्प द बोथ पार्टी, जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है वो दोनों पार्टीज़ को हेल्प करता है कि वो इनकन्वीनियंटली जो है ड्रॉ कर सकता है चेक को डिपॉजिट करवा सकता है। और जो की डिफरेंस होता है नेफ्ट और आरटीजीएस का, वो जो है ग्रॉस सेटलमेंट होती है और जो नेफ्ट की होती है वो नेट सेटलमेंट होती है। आरटीजीएस की ग्रॉस सेटलमेंट और नेफ्ट की नेट सेटलमेंट। और मिनिमम ट्रांजैक्शन जो आरटीजीएस की है वो 2 लाख है, वेयर एज देयर इज़ नो लिमिट मिनिमम लिमिट ऑफ नेफ्ट, इसमें मिनिमम कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे आरटीजीएस में हम कम से कम 2 लाख एक टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन जो है नेफ्ट होता है उसमें मिनिमम कोई अमाउंट नहीं होती है। और आरटीजीएस की जो फैसिलिटी है वो ओवर ब्रांचेस जो हैं वो 72,000 ब्रांचेस हैं जो इसकी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर रहा है। और नेफ्ट की जो ब्रांचेस हैं वो बैंक्स की 75,000 ब्रांचेस हैं। आई रिपीटेड अगेन दिस, जो आरटीजीएस की फैसिलिटीज़ हैं वो 72,000 बैंक्स जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं, और जो नेफ्ट की फैसिलिटी है वो 75,000 जो है बैंक्स वो प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन ऑफ बैंक्स और ई बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन जो बैंक की तरफ से किए जाते हैं या फिर जिसको हम बोल देते हैं ई बैंकिंग। इसमें क्या है, इसमें जो है बैंक जो है वो कंप्यूटराइज करता है बैंकिंग के ऑफर्स को। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जिसे हम ईएफटी बोलते हैं। ये जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है वन अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, जिसमें जो है एम्प्लॉयर ट्रांसफ़र करता है वेजेस एंड सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम कंपनीज अकाउंट टू इंडिविजुअल अकाउंट। जैसे कि एक कंपनी के अकाउंट में जो है वो दूसरे अकाउंट में पर्सन के अकाउंट में सैलरी और वेजेस ट्रांसफ़र की जाती हैं ईएफटी की साथ।
नेक्स्ट है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये तो आपको सबको पता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम, जिसमें जो है एक पर्सन जो है वो एक कार्ड के साथ जो है मशीन में जाके एनी टाइम 24 आवर 7 डे जो है वो मनी को विड्रॉल करवा सकता है किसी भी बैंक से। आगे है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड जो होते हैं वो इशू किए जाते हैं बैंक की तरफ से, जिसमें जो है जो हमारे अकाउंट में ऑलरेडी पैसे होते हैं, सो ये जो है क्या करता है, ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जो हमारे अकाउंट में ऑलरेडी पैसे होते हैं, मनी होती है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट कैश। मतलब ये जो है कैश होता है लेकिन कैरिएबल कैश होता है जिसे हम इजीली कैरी कर सकते हैं, और ये जो है बैंक कंप्यूटराइज जो है वो हमारे ट्रांजैक्शंस को कर देता है। लास्ट है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो है वो एक बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है विदाउट बैलेंस। जैसे हमें वो एक लिमिट दे देती है, हम इतने लिमिट तक जो है क्रेडिट जो यूज़ कर सकते हैं बैंक का, और साथ में हमें बाद में जो है उसकी लिमिट को ख़त्म होने के बाद जो है हमने उसको टाइम पीरियड में जो है वो वापस करना होता है बैंक को। नेक्स्ट है इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच में, जिसमें जो है इंश्योर्ड एग्रीड होता है कि वो गुड्स को एग्री होएगा कि लॉस के ऊपर जो है अगर उसे लॉस होता है तो वो उसका कंसिड्रेशन करेगा उसकी इवेंट के ऊपर एक प्रीमियम के फॉर्म में। जैसे कि इसमें ये है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में एक एग्रीमेंट किया जाता है जिसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब जो वो एग्रीमेंट होता है उसे हम पॉलिसी बोलते हैं, जिसमें जो है जितनी भी अमाउंट की वो अपनी पॉलिसी लेता है, इंश्योरेंस करवाता है, उस हिसाब से जो है उसे मंथली या फिर 6 मंथ के बाद क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली वो जो है उसकी पेमेंट करता है प्रीमियम की फॉर्म में इंश्योरेंस कंपनी को। और जब भी उसे कंपनसेशन चाहिए होती है, जैसे जब भी उस पर्सन को कोई भी लॉस हो जाता है तो उसकी लॉस को कवर अप करने के लिए जो कंपनसेशन दी जाती है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, सो वही उसकी पॉलिसी के साथ जो है बेनिफिट मिलता है। इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो टर्म्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली टर्म है इंश्योरर। इंश्योरर कौन होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं इंश्योरेंस, जो कि कंपनसेट करती है इंश्योर्ड की जो है लॉस को। आगे है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड में वो पर्सन होता है जो कि कंपनसेशन लेता है लॉस की और जो कि रेगुलर पेमेंट करता है प्रीमियम की। हैपनिंग ऑफ इवेंट, जो सब्जेक्ट मैटर होता है, हम मतलब किस टॉपिक, मतलब किस चीज़ के रिगार्डिंग हम इंश्योरेंस को ले रहे हैं। इसके एग्जांपल में आ जाएगा फायर इंश्योरेंस। जैसे कि हम फायर के रिलेटेड जो है वो इंश्योरेंस ले रहे हैं, जिसमें जो है अगर हमारी जो कोई भी हमारा अगर चीज़ है, जैसे कोई बिजनेस है या फिर कोई फैक्ट्री है जिसके लिए हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो अगर उसमें फायर हो जाती है, आग लग जाती है, तो उसकी कंपनसेशन को कंप्लीट करने के लिए हम इस इंश्योरेंस का यूज़ कर देते हैं ताकि इसकी कंपनसेशन मिल जाए। लास्ट है प्रीमियम। जो भी हम जो है क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली या फिर ईयरली जो है पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, वो प्रीमियम होती है जिसकी हमें बाद में लमसम अमाउंट मिल जाती है जब हमारी इंश्योरेंस जो है पॉलिसी जो है वो मैच्योर हो जाती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसमें जो क्या है प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ में, ये जो है प्रिंसिपल, इसमें अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल जो इंश्योरेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है फेथ के बेस के ऊपर, जिसमें इंश्योर्ड एंड इंश्योरर जो है वो अपने सारे मटेरियल फैक्ट जो है जो भी एग्रीमेंट में है वो एक दूसरे को क्लियर करता है, डिस्क्लोज कर देता है टू द बोथ पार्टीज। एक दूसरे के साथ जो है वो क्लियर कर देते हैं और कुछ भी उनमें हाइड नहीं होता है इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी उसे दी जाती है। और इसमें जो इंश्योर्ड होता है वो हाइड करता है एनी मटेरियल, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी एंड लेटर द इंश्योरेंस कम टू नो अबाउट इट, जब वो इंश्योरर के पास आता है उस चीज़ के लिए लेके, सो देन ही कैन रिफ्यूज़ एनी कंपनसेशन, तो वो अपनी कंपनसेशन को पे नहीं करता है। जैसे कि जिसने ये पॉलिसी ली है तो वो जो है अगर कोई भी चीज़ को इंश्योरर से जो है वो हाइड करता है तो वो इंश्योर्ड को कोई भी उसके हिसाब से जो है वो पेमेंट नहीं करती है, कंपनसेशन नहीं करती है, अगर वो एनी मटेरियल जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो वो जो है हाइड करे।
प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इसमें जो इंश्योरेबल ट्रस्ट जो होता है वो होता है इंश्योर्ड का, जिसने उसको पॉलिसी को लिया है, जिससे बाद में कंपनसेशन मिलती है। विदाउट इंटरेस्ट टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी इज गैम्बल, अगर उसमें कोई इंश्योर्ड का अगर पॉलिसी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं थे तो उसे हम गैम्बल बोल सकते हैं, घोटाला बोल सकते हैं। तो इसलिए जो है इसमें फ्रॉड भी माना जा सकता है कि उसने बैंक पॉलिसी लेके जो है वो उसने जो है क्या किया है, एक घपला किया है, जहाँ फिर लॉ के साथ जो है उसने गलत काम किया है। इसलिए इसको माना जाता है कि जो इंश्योरेबल ट्रस्ट होता है वो उस पार्टी का होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो है उस पॉलिसी को लिया गया है। विदाउट इंटरेस्ट जो है इस पॉलिसी को हम फ्रॉड मानते हैं, तो इसलिए तो जो इंश्योरेबल ट्रस्ट होना भी ज़रूरी होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी होता है कि जब भी जो इमीडिएटली कंपनसेशन को पे किया जाता है, इंश्योरेंस जो है वो करवाई जाती है कॉन्ट्रैक्ट, नॉट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती है। पर्पस होता है इंश्योरेंस का टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज ही वाज बिफोर द लॉस, तो ये इसलिए होती है ताकि अगर जो है उसका लॉस हो, मतलब कि जैसे लॉस से पहले उसकी पोजीशन थी उस पोजीशन में उसको वापस लाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो ये इमीडिएटली इसके कंपनसेट किया जाता है। इंडेमनिटी का मीनिंग ये है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, इसमें जो है ये कॉरेबल होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के साथ कि अकॉर्डिंगली अगर जो पर्सन है वो मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी को लेता है सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, देन जो इंश्योरेंस विल कंट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ लॉस, तो उसे जो है उसकी अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट हो जाती है और कंपनसेशन हिम फॉर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस, तो उस हिसाब से उसको लॉस को कवर किया जाता है। जैसे उसने एक ही चीज़ के लिए दो जगह दो पॉलिसीज़ ली हुई हैं, तो जितना उसको लॉस हुआ है तो दोनों इस पॉलिसी से मिलके उसको उसका कंपनसेशन मिलेगा। ऐसे नहीं है कि वो जो उतनी अमाउंट दोनों से ले ले, ऐसा नहीं होएगा। जितना टोटल उसको लॉस हुआ है, जैसे उसको सपोज 1 लाख का लॉस हुआ है, अगर उसने टू लाख की ली हुई है, एक पॉलिसी अलग ली हुई है 1 लाख की, एक 1 ली हुई है, लेकिन उसको लॉस सिर्फ 1 लाख का हुआ है, पॉलिसी उसने 2 लाख की ली है, दो पॉलिसीज, 50,000 एक पॉलिसी से मिलेगा, 50,000 एक पॉलिसी से मिलेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन, सेब्रोगेशन में क्या है, ये जो है आफ्टर पेइंग का कंपनसेशन को पे करने के बाद जो है जो इंश्योरर जो है स्टेप इनटू द शू ऑफ इंश्योर्ड, से इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में हम ये बोल सकते हैं जो इंश्योर्ड है वो कंपनसेट करता है फॉर द लॉस, जो भी उसे लॉस होता है, डैमेज होती है प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय हर, जो उसके द्वारा प्रॉपर्टी लॉस होती है उस चीज़ से रिगार्डिंग, तो जो राइट है ओनरशिप का सच प्रॉपर्टी पास्ड ऑन टू द इंश्योरर, तो वो इंश्योरर के पास चली जाती है अगर जो है वो नहीं पे कर पाता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सी, इसमें जो है क्या है, जो कॉज है रीज़न जो है लॉस का वो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। अगर हमने फायर से रिलेटेड पॉलिसी करवाई है तो वो फायर से रिलेटेड ही उसे कंपनसेशन मिलेगी, उसके अलावा किसी और चीज़ के लिए उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, इसमें क्या होएगा, जो इंश्योर्ड है मस्ट टेक केयर ऑफ द हिज प्रॉपर्टी, जो है अपनी प्रॉपर्टी के साथ जो है वो डील करता है, जैसे देखता है। सब्जेक्ट मैटर इंश्योरेंस का वो सेम वे में होना चाहिए और ही वुड टेक केयर विदाउट टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। द इंश्योर शुड नॉट बी बिकम केयरलेस ऑफ हिज प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ जो है वो केयरलेस नहीं होना चाहिए। और आफ्टर टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे कि अगर उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो उसके रिगार्डिंग उसकी केयर करना बंद कर दे, ठीक है, जैसे कि उसको उस चीज़ के रिगार्डिंग प्रॉपर केयर होनी ज़रूरी है। इट इज़ अ ड्यूटी, ये ड्यूटी बन जाती है, एक रीज़नेबल एफर्ट होना चाहिए उसके लिए, और बिना जो प्रिकॉशंस होते हैं वो सारे अवेलेबल होने चाहिए ताकि जो इंश्योर्ड प्रॉपर्टी है उसे बचाया जा सके। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंश्योरेंस, फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस कौन सी पॉलिसी होती है जिसमें लाइफ के रिगार्डिंग जो इंश्योरेंस करवाई जाती है, और इस टाइप की जो इंश्योरेंस होती है वह 2 टाइप के रिस्क में होती है, या फिर रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्लियर, या फिर
डाइंग टू अर्लियर और रिस्क ऑफ डाई टू लेट, मतलब जल्दी या फिर बाद में। जैसे इसमें क्या होएगा, अगर जो है एक पर्सन ने पॉलिसी ली हुई है 5 ईयर्स की अपनी लाइफ इंश्योरेंस की, लेकिन उस पर्सन की डेथ नहीं हुई है, फिर भी जो है वो 5 ईयर्स उसके मेच्योरिटी हो गई है उस पॉलिसी की, तो उसे उसकी कंपनसेशन जो पेमेंट है वो मिल जाएगी। अगर बाय चांस जो है उसकी 5 लाख की जो है, सॉरी 5 ईयर्स की अगर उसने वो पॉलिसी ली हुई है, लेकिन 5 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले जो है उसकी डेथ हो गई है, जैसे 4th ईयर में ही उसकी डेथ हो गई है, तो उसको तब भी उसकी जो अमाउंट है वो पूरी पे होएगी, चाहे उसने जितना भी अमाउंट पे किया हो वो भी साथ में मिलेगा, और जितनी उसकी अमाउंट है वो सारी, मतलब जितनी वो मेच्योरिटी के बाद होएगी उतनी ही उसे मिल जाएगी उसकी फैमिली को। इसमें 2 टाइप की हैं, होल टाइप एंड एंडोजमेंट। इसमें होल लाइफ की क्या है, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि इसमें क्या होएगी, होल लाइफ मीन्स उसकी होल लाइफ के लिए हो जाएगी जब तक उसकी डेथ नहीं होती है। सो प्रीमियम ऑफ पॉलिसी इज पेड बाय फिक्स्ड पीरियड, वो फिक्स पीरियड के लिए पे किया जाता है। जैसे इसमें जो है वो 20 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स तक जो है वो पे करता है। तो अगर जो है उसकी डेथ जो है वो होल लाइफ के लिए है, मतलब पॉलिसी जो अमाउंट पे करने के बाद भी जो है उसकी डेथ नहीं हुई है, तो जब भी उसकी डेथ होएगी तो तभी ही उसे वो अमाउंट मिलेगी। तो इसमें ये है कि अगर उसकी पेमेंट से पहले ही, जैसे अगर उसने 20 ईयर्स तक या 10 ईयर्स तक उसको पे करना है, तो उसकी 10 ईयर्स के पेमेंट से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, तब भी उसकी फैमिली को जो है उसकी कंपनसेशन मिल जाएगी। सेकंड है एंडाउनमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें क्या है, ये जो पॉलिसी होती है, इंश्योरर जो है वो पे करता है एक पर्टिकुलर सम एट द डेथ ऑफ द पर्सन की डेथ के ऊपर, और एट अटेनिंग पर्टिकुलर एज, जैसे कि एक पर्टिकुलर एज तक, या फिर फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है एक्सपायरी का, तो विच कम्स अर्लियर, जो भी पहले आ जाए, या फिर पर्सन की डेथ पहले हो जाए, या फिर एक पर्सन की जो है एक्सपायरी की डेट पहले आ जाए, जो पहले आ जाए उस टाइम पे उसको वो पेमेंट मिल जाती है। आगे है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस जैसे मैं पहले भी एग्जांपल दे चुकी हूँ। फायर इंश्योरेंस में जो क्या होता है, वो इंश्योरेंस होती है जो कि फायर से रिलेटेड करवाई जाती है। कॉन्ट्रैक्ट होता है ये दो पार्टीज़ के बीच में, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच में, जिसमें जो है उसका स्पेसिफाइड टाइम पीरियड मेंशन किया जाता है, और साथ में साथ जो है उस प्रॉपर्टी के बारे में लिखाया जाता है जिस चीज़ की वो फायर इंश्योरेंस ले रहा है। तो ये 3 टाइप की है, स्पेसिफिक, डबल एंड री इंश्योरर। तो इसमें तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। स्पेसिफिक में क्या है, वो एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए, स्पेसिफिक लॉस के लिए होती है। गुड का लॉस जो है, जो भी उसे लॉस हो रहा है, अगर मतलब उसने गोडाउन के लिए करवाई है तो वो पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लेन करेगा फिर उसने किस चीज़ के लिए उस इंश्योरेंस पॉलिसी को लिया है। सेकंड है डबल। डबल में क्या है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर वो 2 से ज़्यादा पॉलिसीज ले लेता है, 2 से ज़्यादा इंश्योरेंस करवा लेता है सेम चीज़ के लिए, तो वो डबल इंश्योरेंस हो जाएगा। लास्ट है री इंश्योरर। री इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर जो है वो इंश्योरर एंटर इनटू अनदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस विदाउट अनदर इंश्योरर फॉर द होल और अ पार्ट ऑफ रिस्क कवर्ड बाय द फर्स्ट इंश्योरर, मतलब वही चीज़ है टू हाई, मतलब रिस्क को ज़्यादा कवर करने के लिए। इसके एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे एक एक्स नाम का पर्सन है, उसने प्रॉपर्टी की 10 लाख की है बिलोंगिंग टू ए, जो कि ए की है। तो वो क्या करता है, वो फील करता है कि ये रिस्क है वो ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, उसके साथ साथ जो है वो किसी और से भी ले लेता है उसी चीज़ से रिगार्डिंग पॉलिसी। आगे है मेराइन इंश्योरेंस। मेराइन मीन जो हम एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेके जाते हैं बाय द शिप, तो उसके लिए जो करवाई जाती है। इसमें भी 3 टाइप की हैं, कार्गो, हुल एंड फ्रेट। इसमें क्या आएगा, ये तब की जाती है जब जो है, जैसे समुंदर में जो शिप जा रहा है उसमें सामान हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचा रहे हैं, तो अगर शिप जा रहा है तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है। अगर वो वैल्यूएबल गुड्स हैं तो रास्ते में कोई भी चीज़ आ सकती है, तूफान आ सकता है, अगर कोई भी साइक्लोन आ सकता है जिसके साथ जो है वो हमारा शिप डूब सकता है और हमारी गुड्स का लॉस हो सकता है।
तो जो इसमें जो है जो पर्सन होते हैं इंश्योरर, जो इंश्योर्ड है वो अपने इंश्योरर से इंश्योरेंस पॉलिसी से इंश्योरेंस कंपनी में जाके जो है मैराइन इंश्योरेंस नाम की एक पॉलिसी ले लेता है और गुड्स के बारे में मेंशन कर देता है किस टाइप की गुड्स हैं और कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं और कितनी वैल्यू है, उस हिसाब से वो इंश्योरेंस को ले लेता है। और साथ में जो है वो कैप्चर कर लेता है सीजनाइजेशन, सिंकिंग ऑफ शिप, जो सारा चीज़ें वो जो है उसे बता देता है। इसमें जो है 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट है कार्गो। कार्गो मीन्स वो इंश्योरेंस जो कि कार्गो जिस चीज़ में वो जा रही हैं, मतलब जो कंटेनर है जिस शिप में जा रही हैं उस चीज़ के रिलेटेड जो है उसमें जो क्रू है जहाँ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो पर्सनल बिलोंगिंग जो उसकी पर्सनल चीज़ है उससे रिलेटेड जो है उस शिप में जो है कार्गो इंश्योरेंस करवा लेता है। अगर उस पर्सन की शिप ही है तो वो अपनी शिप की ही करवा लेता है इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट है हुल। हुल में क्या है, इसमें जो होल शिप इज़ इंश्योर्ड, इसमें होल सारी शिप इट इज़ कवर्ड। मीन्स जो कार्गो इंश्योरेंस है वो इंडिविजुअल जो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग चीज़ है उससे करवाता है। हुल में क्या होता है वो पूरी शिप की करवा लेता है। जो फ्रेज़ है, फ्रेज़ में क्या होता है सिर्फ उस चीज़ की करवा लेता है, ओनली गुड्स जो उसमें गुड्स हैं उस चीज़ की। लास्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, एक मेडिकल एक्सपेंसेस को कंपेयर करने के लिए जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उनसे जो है कंपनसेट करने के लिए एक इंश्योरेंस करवाई जाती है। जैसे कि उसने अगर इंश्योरेंस ली है, हेल्थ इंश्योरेंस ली है, तो उसके रिगार्डिंग अगर उसको हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उस इंश्योरेंस से कंपनसेट कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी से। नेक्स्ट है पोस्टल एंड टेलीग्राम सर्विसेज। इसमें क्या है जो गवर्नमेंट है वो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पोस्टल सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं अपने कस्टमर को। सो इसमें वेरियस टाइप की जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ से। 2 टाइप की मेन है, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ एंड मेल सर्विसेज। सो सबसे पहले हम करेंगे मेल सर्विसेज जो कि ऑफ़र की जाती हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ से। फर्स्ट है यूपीसी। यूपीसी होता है अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। ये जो है वेयर एज सर्विसेज वॉज फ्रीक्वेंटली यूज, जब सर्विसेज को फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है तो इसमें यूपीसी जो होती है उसमें जो सेंडर होता है वो डिलीवर करता है पार्सल को, लेटर को ऑर्डिनरी पोस्ट के साथ जो है एक काउंटर ऑफ द पोस्ट ऑफिस तक जाके, जिसमें जिसकी कॉस्ट जो है 1 to 3 रुपीज़ लग जाती है उसमें एनवेलप में डाल के और साथ में उसके ऊपर टिकट से और लेटर के ऊपर प्रूफ लगा के जो है वो भेज देता है। सेकेंड है रजिस्टर्ड पोस्ट। और रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है, जो सेंडर होता है वो मोर जो पोस्टल स्टैंप्स के साथ जो एम्बलम के ऊपर पोस्टल स्टैंप्स लगा के और डिलीवर कर देता है काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस के काउंटर में, और साथ में इसमें जो रिसिप्ट लगा दी जाती है। एंड देन जो है पोस्टल अथॉरिटी जो है वो डिलीवर कर देता है पार्सल और लेटर को उसके एड्रेस के ऊपर। और वेयर इज लेटर सेंड, जहाँ भी इस लेटर को भेजा जाता है तो अंडर यूपीसी के अंडर जो है वो वहाँ तक एड्रेस के ऊपर पहुँच भी सकती है एंड मे नॉट नहीं भी पहुँच सकती है। पार्सल पोस्ट में क्या होता है, ये एक स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं पोस्टल डिपॉजिट की। जैसे एक पोस्टल डिपार्टमेंट होता है तो वो क्या करता है, पार्सल्स को सेंड करता है पोस्ट के राही एक कंट्री से दूसरी कंट्री में और एक सिटी से दूसरी सिटी में। और इसमें जो है ये जो है मोस्ट इकोनॉमिकल, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है बाय द सेंडिंग, क्योंकि ये पार्सल बहुत फास्ट होता है और महंगा होता है, जिसमें चीज़ जो है अच्छे से दूसरे पर्सन तक पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट जो सर्विस होती है वो एक मेल की तरह होती है और फास्ट एंड फास्ट पॉसिबल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है दूसरे पर्सन तक पहुंच जाती हैं। और ये जो पोस्ट ऑफिस में प्रोवाइड की जाती हैं टाइम बाउंड, ये टाइम बाउंड होता है जिसमें डिलीवरी की जाती है मेल की, लेटर की या फिर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट। द चार्ज ऑफ स्पीड पोस्ट आर हाइयर, ये भी एक ऑर्डिनरी मेल की तरह इसके चार्जेस भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। नेक्स्ट इज कुरियर सर्विसेज। कुरियर सर्विसेज में क्या होता है, ये एक प्राइवेट पोस्ट ऑफिस जो होता है उसकी तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं, जो डेस्क टू डेस्क सर्विस होती है, मतलब उसके पास जो है उससे पकड़ा कर आते हैं एड्रेस पे जाकर। और ये जो है फास्टर एंड रिलायबल, बहुत ही ज़्यादा ईजिली, मतलब रिलायबल मतलब सबसे अच्छी एक ये सर्विस होती है। और इस टाइप की जो सर्विस होती है बहुत ही ज़्यादा चीपर सर्विसेज होती है पोस्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम पैसे के ऊपर यूज़ की जाती है। आगे इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र।
ये तो इजी है कि मनी ट्रांसफ़र की जाती है। जैसे आपको पता ही है कि मनी ट्रांसफ़र एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम ट्रांसफ़र कर ही देते हैं, तो उसी हिसाब से जो है पोस्ट ऑफिस हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो जो है मनी को ट्रांसफ़र कर देता है इंटरनेशनल, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। नेक्स्ट है ई बिल पोस्ट पोस्ट फैसिलिटी। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिकली बिल को पेमेंट कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के राही। नेक्स्ट है फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस। फिनेंशियल सर्विसेज कैसी प्रोवाइड करता है? सेकंड फर्स्ट है रेकरिंग डिपॉजिट। जैसे हमने रेकरिंग डिपॉजिट्स पढ़ा था, सेम वैसे ही पोस्ट ऑफिस में भी आरडीज ओपन करवाई जाती हैं, लेकिन इसमें ये बेनिफिट होता है कि इस टाइप की जो डिपॉजिट्स होती हैं बैंक से ज़्यादा हमें इंटरेस्ट देती हैं पोस्ट ऑफिस में, और रेकरिंग डिपॉजिट का हमें बहुत बेनिफिट होता है। ये भी सेम हाई सेविंग इंटरेस्ट देती हैं, सेम मिनिमम अमाउंट से साथ हम जो है इसे ओपन करवा सकते हैं, और ये भी मंथली क्वार्टरली जैसे भी हम पेमेंट करना चाहें जो है इस पे रिगार्डिंग पेमेंट कर सकते हैं। और जब इसकी मेजॉरिटी होती है हमें लमसम पेमेंट वापस मिल जाती है, लेकिन इंटरेस्ट जो है बैंक से ज़्यादा हमें मिलता है। नेक्स्ट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे हम NSC के नाम से जानते हैं। ये जो स्कीम होती है इसमें भी एक फिक्स्ड अमाउंट जो है डिपॉजिट की वो करवाई जाती है फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और ये जो अमाउंट होती है वो इंटरेस्ट के साथ पेड की जाती है आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल के बाद। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है गिवन ऑफ NSC, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट से। नेक्स्ट है किसान विकास पत्र। इसमें जो है KBP के नाम से हम इसे जानते हैं, और इसमें जो है पत्र में क्या होता है, ये भी NSC की तरह ही होता है। इसमें भी जो है किसान से रिलेटेड, मतलब अगर किसी ने ये वाली फैसिलिटी ली हुई है तो इसमें एग्जम्पशन मिल जाती है 80C के अंडर, उसे डिडक्शन हो जाती है अगर वो इनकम टैक्स की पेमेंट करता है। नेक्स्ट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, इसमें क्या होता है, ये पोस्ट ऑफिस में जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अगर हम PPF अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो ये वाला अकाउंट जो है वो बैंक का अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट मनी, वो अपनी मनी को एक फाइनेंशियल ईयर में टाइम पर जो है डिपॉजिट करवाता है, बट जो मनी होता है वो विड्रॉल नहीं करवा पाता, 15 साल तक उसको विड्रॉ नहीं करवा पाता है। और ये जो अकाउंट होता है वो गिवन अ काइंड ऑफ पेंशन, एक पेंशन की तरह काम करता है वो। मैक्सिमम जो है इसमें 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख तक जो है हम डिपॉजिट करवा सकते हैं, और एट द 1 फिनेंशियल ईयर, एक फिनेंशियल ईयर में अगर हमने ये वाली फैसिलिटी भी ली गई है तो इनकम टैक्स के अंदर ये भी 80C के अंदर जो है उसकी डिडक्शन हमें मिलती है। नेक्स्ट है मंथली इनकम स्कीम, जिसे हम बोलते हैं MIC। इसमें जो है फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करवाई जाती है पोस्ट ऑफिस में, और इसमें हर मंथ जो है हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, तो इसमें जो है फिक्स्ड अमाउंट होती है। फॉर एग्जांपल है, जैसे एक पर्सन जो है वो 10 साल के लिए 10 लाख की ली हुई है डिपॉजिट, और जो है वो इंटरेस्ट जो है 10 लाख के ऊपर पेड करता है जो पोस्ट ऑफिस है उस पर्सन को। तो हर मंथ जो है 10 ईयर्स के लिए वो जब उसकी प्रिंसिपल अमाउंट उसे रिटर्न की जाती है उसकी मेजॉरिटी के ऊपर। Thank you to all of you for watching my video, and also subscribe and like and share my video and comment also. And if you want any video on any topic, then you have to reply on me on comment box. Thank you so much for watching this.